अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी कि डिफोरेस्टेशन की कॉजेज़ क्या हैं, उस वो किस वजह से हो रही है और उसके हमारे ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और हम पढ़ रहे थे कि वो क्लाइमेट चेंजेस हमारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका डिफोरेस्टेशन का। मैं आपको सोइल इरोजन के बारे में बता रही थी, ज़मीनी कटाव के बारे में बता रही थी। जब बारिश होती है जो मिट्टी पानी के साथ आगे चली जाती है। आप देखते हैं ना कि बारिश होती है, तेज बारिश में वो मिट्टी ऊपर वाली जमीन की जो लेयर है उसको आगे ले जाता है। पहली बात, वो लेके किस लिए जाता है? क्योंकि वहां पर ट्रीज नहीं होते। जब ट्रीज नहीं होते तो फिर वो जमीन बहुत उस जमीन की को किसी चीज की सपोर्ट नहीं मिल रही होती। वो आगे जाके कहाँ पहुंच जाती है? वो आगे चलती जाती है, आगे जाके डैम्स तक पहुंच जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बारिशें होती हैं सालों में। डैम है अगर, तो उसके नीचे एक लेयर जम जाती है मिट्टी की, वो मिट्टी जो पानी के अंदर मिक्स होके जाती है। और ऐसा पानी क्या होता है? सिल्टेड वाटर हो जाता है, गदला पानी हो जाता है। वो साफ पानी तो नहीं होगा ना, वो फिर सिल्टेड वाटर होगा। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से सोइल इरोजन हुई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो थी डैम्स की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? पानी गया डैम्स में, उनके साथ वो मिट्टी गई। पहली बात थी कि पानी सिल्टेड वाटर था, गदला पानी था। डैम्स में वो मिट्टी गई तो डैम्स में पीछे से पानी तो उतना ही आ रहा है, लेकिन अब नीचे मिट्टी की तह जम गई और उसके ऊपर पानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टब में पानी डालते हो, उसमें नीचे पहले पानी नहीं, आपने 10 लीटर पानी डालना है, एक बोतल एक उसमें डालनी है कैन में, टब में, तो नीचे अगर मिट्टी डाल देते और पानी उतना ही डाल दिया तो वो पानी टब से बाहर गिर जाएगा ना। तो इट मीन्स कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डैम्स की इफेक्ट हो गई इसी वजह से। एज अ रिजल्ट डैम्स विल ओवरफ्लो, पानी बाहर निकल आएगा। पानी उतना ही जा रहा है पीछे से, लेकिन ये सारी जगह मिट्टी ने ले ली है। तो डैम्स ओवरफ्लो हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इट विल कॉज फ्लडिंग, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। ट्रीज कट जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स इकोसिस्टम में भी मेन रोल प्ले करते हैं, राइट। हमारे इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री मेंटेन रखते हैं। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इस तरह हमारी इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री भी होती है। ठीक है। हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आती है? वो प्लांट्स के पास से आती है हमारे पास। और प्लांट्स के पास CO2 कहाँ से जाती है? हमारे पास से जाती है। अगर प्लांट्स ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम जो एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स को यूज करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है, ठीक है, वो भी ट्रीज ने मेंटेन रखना होता है, प्लांट्स ने मेंटेन रखना होता है। अगर प्लांट्स खत्म तो इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये थे अभी तक हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स। अब हम पढ़ लेते हैं, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम चेंज कर दें तो वो हमारे पास एडवांटेजेस बन जाते हैं कि डिफोरेस्टेशन के एडवांटेजेस क्या है। पीछे हम पढ़ के आए कि हमें वुड मिलती है, उससे हमें इनकम मिलता है, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। इन सब को इन्वर्ट करके देखें तो एडवांटेजेस हो जाते हैं। फॉरेस्ट सोर्स ऑफ फूड है, ट्रीज सोर्स ऑफ इनकम है, उन पे फ्रूट लगता है, वो बेच के आप पैसे कमा सकते हो। और एक वर्ड यूज हुआ है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेम। अगर आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हो तो आप अपनी जंगल वाली जमीन पे दरख्त काटिए, उसको बेच दो, तो आप फौरन अमीर हो जाओगे। ठीक है, वो सेल हो जाएगा। लेकिन इट कॉजेज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस। इज दैट क्लियर? अब ये आपके सामने क्लियर हो गया कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये सब चीजें हो गई। अगला पॉइंट यहाँ यूज हुआ है हंटिंग। हंटिंग क्या होती है? शिकार। बेटा, इंसान को वैसे तो अशरफुल मखलूकात कहा गया है ना, लेकिन इंसान को वर्स्ट एनिमल भी कहा गया है। अगर एक एनिमल को भूख लगी है और उसने शिकार करना है ना, तो वो शिकार एक एनिमल का करेगा और वो उसको खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे फूड हासिल करनी है, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये जो हमारे बादशाह लोग और बड़े लोग हैं, ये शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं, खाया इनसे एक एनिमल भी पूरा नहीं जाता। शौकिया तौर पे ये 8-8 10-10 जानवरों का शिकार कर देते हैं, उन्हें गिरा देते हैं, ठीक है। खाया एक भी पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ओवर हंटिंग से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रही हैं। इज दैट क्लियर? जब बारिश नहीं होगी,
तो हमारे इन्वायरमेंट भी हमारा ख़राब हो जाएगा, और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड को भी बहा के ले जाएगा, जो डैम्स तक जाएगी, जिसकी वजह से हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो जाएंगे। वो पानी गंदा होता है, वो डैम्स को ओवरफ्लो करेगा तो फ्लड आ जाएगा, और जब फ्लड आएगा तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जंगल को ख़त्म करने का इतना नुकसान है। आपने देखा ना आजकल अंधेरियां भी कितनी खतरनाक वाली आती हैं, क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट कम हो गया ना, प्रेशर नहीं रोक सकता वो हवा का। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, डिफोरेस्ट्रेशन। और डिफोरेस्ट्रेशन समटाइम्स बहुत स्लो स्लो हो रही होती है, उसका हमें इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब जब उसका नुकसान होता है, जब उसका क्लाइमेट चेंजेस पे इफेक्ट पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि लो जी, ये तो डिफोरेस्ट्रेशन हो गई, ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान वाली चीज हो गई है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं इस लेक्चर में। अब अगला लेक्चर जो है ना हमारा, वो है स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इस चीजों से हम इनको बचा कैसे सकते हैं। कुछ चीजें बहुत खराब हो गई हैं, उनको हम चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।